हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है। अगर हमने 100% बोला है तो इसका मतलब 100% ही है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम 2 वीडियो दिखाएं और उसके बाद तीसरा वीडियो के लिए हम आपसे बोलें कि आपको कुछ पेमेंट देना पड़ेगा। यहाँ पर आप आकर जितना चाहें उतने वीडियो देख सकते हैं। एक ही वीडियो को कितनी बार भी देखना चाहें देख सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना। आप किसी भी क्लास में हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, कोई भी सब्जेक्ट, सभी आपके लिए अवेलेबल है और पूरे निश्चिंत होकर आप यहाँ पर पढ़िए कि आपको कोई पेमेंट देना होगा। इस चीज़ की टेंशन अपने दिमाग से हटा दीजिए। यहाँ पर ये जितने भी वीडियो हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं, ये सारे ही कंटेंट बहुत ही उम्दा क्वालिटी का दिया जा रहा है और साथ ही साथ टीचर्स आपको बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको कोई भी डाउट आपके पढ़ाई से संबंधित आपके लिए ना रह जाए। ये जो हम फ्री वीडियो की आपको बात कर रहे हैं, ये सभी फ्री वीडियो आपको मिल रहे हैं यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे और हमारे ऐप पे, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी जगह आपके लिए ये अवेलेबल है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारे ही वीडियो फ्री हैं। तीनों में से किसी भी जगह पे जाइए, सब जगह फ्री मिलेंगे। लेकिन अगर आप हमारी वेबसाइट पर और आप हमारे ऐप पे आते हैं तो यहाँ पर आपको आकर सारी चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज मिलेंगी। एक वीडियो देखने के बाद उससे कनेक्टिंग टॉपिक का वीडियो देखने के लिए कहीं इधर से उधर आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। जैसे हम बुक खोलते हैं, हम उसके बाद चैप्टर देखते हैं, चैप्टर में सारे जो टॉपिक्स हैं वो एक के बाद एक रहते हैं। बिल्कुल हमें परेशान नहीं होना पड़ता कि भाई ये टॉपिक यहाँ है तो दूसरा वहाँ है। उसी तरीके से वहाँ पे भी आप आएंगे, जब वेबसाइट पे और ऐप पे आएंगे तो वहाँ पे भी सारी चीज़ें आपको अरेंज मिलेंगी। पूरी की पूरी क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज, आपका टॉपिक वाइज और आपका पैटर्न वाइज, सभी कुछ आपको टोटली वहाँ अरेंज मिलेगा। जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो सबसे पहले आप अपना मीडियम सेलेक्ट कीजिए। आप हिंदी मीडियम में हैं या इंग्लिश मीडियम में हैं। जैसे आप मीडियम सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी सारी क्लासेस आ जाएंगी। तो जो भी क्लास में आप हैं आप उसे सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए सपोज़ आप 10th में हैं तो आप 10th सेलेक्ट करेंगे। आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते ही आपके सामने 10th क्लास में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, जितनी भी बुक्स हैं, सभी आपके सामने रहेंगी। आपको करना क्या है, आपको जो बुक पढ़ना है उसको सिलेक्ट कीजिए। जैसे आपने सेलेक्ट किया तो बुक के सारे चैप्टर्स आपके सामने, जैसे बुक हम लोग लेते हैं, उठाते हैं, सारे चैप्टर सामने होते हैं, उसी तरह यहाँ पर सारे चैप्टर हैं। तो आप जो भी चैप्टर पढ़ना है उसे क्लिक करिए। क्लिक आप जैसे ही करेंगे आपके सामने उस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स के वीडियोस बनाए गए हैं वो सभी आपके सामने होंगे। तो सारे वीडियो जो भी देखना है आप देख सकते हैं और आसानी से। जब आप सारा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे तो हमारे यहाँ पर और पैटर्न्स भी अवेलेबल हैं। जैसे सारा आपने डिटेल एक्सप्लेनेशन, सारे टॉपिक्स पढ़ लिए तो आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। तो ये तो हमारा पहला पैटर्न रहा। फिर उसके बाद हम आते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन में, यानी कि आपके जो एनसीईआरटी के पीछे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं हर चैप्टर के बाद में, वो सारे हमने यहाँ सॉल्व करा दिए आपको। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम किस पे आते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन अब बहुविकल्पी भी पूछे जाते हैं। तो एक वीडियो पूरा आपके एक चैप्टर का मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। फिर हम आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर कुछ पूछे गए हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मिलाकर हमने ये वीडियो बना लिया जिसमें आपके टोटल सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो ऑब्जेक्टिव भी हो गया, सब्जेक्टिव हो गया। अब आते हैं एग्ज़ाम की बारी। तो हम क्या करते हैं, हम आपके लिए पूरा एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन बनाते हैं जहाँ पर आप पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करते हैं और जो है उसमें कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन तैयार हो गया चैप्टर। अब ये नहीं है कि हमने आपको छोड़ दिया, हम एग्ज़ाम तक आपके साथ जाएंगे। अब जब एग्ज़ाम आती है तो हम सारे चैप्टर को आपको अलग अलग रिवीजन कराते हैं। एक क्विक रिवीजन भी निकालते हैं जिसमें आप सारे चैप्टर रिवाइज करते हैं। फिर उसके बाद में क्या आता है, वो आता है आपके सैम्पल पेपर। अब आप सब कुछ तैयार हो गया है तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो सैम्पल पेपर्स आपके लिए हर सब्जेक्ट के आते हैं अलग अलग, वो तैयार करिए। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ट्रिक्स और टिप्स आते हैं आपके एग्ज़ाम्स अच्छे करने के लिए कि आप अच्छे से करें, जल्दी जल्दी कर लें, ये सारी चीज़ें। तो ये सभी कुछ जितना मैं आपको बता रही हूँ ये सभी आपको फ्री मिल रहा है। इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जब इतना सब कुछ मिल रहा है, वो भी फ्री मिल रहा है, तो उसका फ़ायदा आप उठा लो। हाँ, तो पढ़ते हैं इसी फ्री सीरीज़ का आज का हमारा वीडियो। आज का हमारा वीडियो है क्लास 10th के लिए हमारी ये कोर्स ए। ठीक है, ध्यान रखिए, कोर्स ए की हिंदी की पूरक पुस्तिका है कृतिका भाग 2। इसका अध्याय है मैं क्यों लिखता हूँ। अब यहाँ पर ये जो चैप्टर है मैं क्यों लिखता हूँ, ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय द्वारा लिखा गया ये पाठ है।
इस पार्ट को हमने अच्छे से पढ़ा है कि किस तरीके से हमारी आंतरिक विवशता और बाहरी विवशता जो होती है वो लिखने के लिए हमें बाध्य करती है। इसको बहुत अच्छे तरीके से अगे जी ने इस पूरे पार्ट में समझाया है कि जब इन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिरा था उसको जब उन्होंने सुना था तो किस तरीके से उस पर लेख लिखा, और जब वहाँ जाकर उन्होंने किसको प्रत्यक्ष देखा और लोगों को इतना प्रताड़ित देखा तो कितना अंदर से वो इतना ज़्यादा विचलित हुए कि उस पर विचलित होकर उन्होंने पूरी एक कविता लिख दी थी। तो इसी पूरी कश्मकश को मिलाकर उन्होंने इस पार्ट को एक लेख के तौर पर हमारे सामने तैयार किया है। मैं क्यों लिखता हूँ, आखिर कोई लेखक किस वजह से लिखता है, ये चीज़ पे। तो ये पूरा चैप्टर हमने समझा हुआ है। इसके हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी किए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न भी किए हैं, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी किया है। तो आज हम कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि इस चैप्टर से पीछे कितने बोर्ड ईयर्स में, यानी कि पिछले सालों में बोर्ड क्लास पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी मौजूद हैं, प्लस कुछ और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उनको भी हमने यहाँ पर शामिल किया है, सिर्फ इसलिए ताकि आप अच्छे से ये पूरा कर सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें दिया है और कैसे कैसे हमको करना है। सबसे पहला प्रश्न है, उन तथ्यों का उल्लेख कीजिए जो लेखक को लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। वो तथ्य बताने हैं जो लेखक को जो है बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं कि आप लिखिए। लेखक को कुछ लिखने के लिए प्रेरित करने वाले तथ्य निम्नलिखित हैं। अपनी भीतरी प्रेरणा और विवशता जानने के लिए लेखक लिखता है। क्यों, उसका भीतरी क्या परेशानी है और क्या उसको दिक्कत हो रही है, क्यों उतना वो विवश है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए वो लिखता है। क्योंकि जब हम लिखेंगे तो हमारी विवशता उस लेख में सुचारू रूप से दिख जाएगी कि क्या है, वो स्पष्ट हमें दिखाई देगी। किस बात ने लिखने के लिए उसे प्रेरित और विवश किया है, यह जानने के लिए। वो सिर्फ इसलिए लिख रहा है कि वो जानना चाहता है आखिर किस बात ने उसे इतना प्रेशर डाला है कि वो लिखे। क्योंकि जब वो लिखेगा तो वो उसकी लिखाई में जो कुछ भी निकल कर सामने आएगा उसमें ये स्पष्ट चीज़ झलकेगी कि क्या चीज़ उसे अंदर से इतना कचोट रही थी। मन के दबाव से मुक्त होने के लिए लेखक लिखता है। जब हमारे मन में बहुत, लेखकों जो लिखते हैं ना, जिनके मन में बहुत ज़्यादा भर जाता है, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारी घटनाएं, तब वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील करता है अपने अंदर से। तब उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए वो लिखता है, क्योंकि वो दबाव जो है वो उसे बहुत ज़्यादा दबा रहा होता है। वो फीलिंग्स को बाहर निकालना चाहता है, इसलिए वो उनको लिखता है। प्रश्न संख्या 2 है, कभी कभी बाहरी दबाव भी भीतरी उन्मेष बन जाते हैं, कैसे, स्पष्ट कीजिए। कभी कभी जो है बाहरी दबाव, यानी बाहर जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें भीतर तक बहुत ही ज़्यादा विवश कर देते हैं लिखने के लिए। कैसे, देखिए। कई बार लेखक का मन कुछ लिखने को नहीं होता, परंतु प्रकाशक या संपादक का आग्रह उसे लेखन के लिए प्रेरित करता है। अब क्या होता है, जो भी लेखक है वो किसी ना किसी पेपर के लिए या मैगजीन के लिए लिख रहा होता है, हमेशा लिख कर देता रहता है, लेकिन कभी कभी लेखक का मन होता है कि हम ना लिखें। लेकिन तब क्या होता है, चूंकि उनका रेगुलर जो है एक लेख पेपर में जा रहा है, अब इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे संपादक होते हैं वो क्या है, वो प्रेशराइज करते हैं लेखक पे कि नहीं, अब कल के लिए आपको लेख देना ही देना है तो आप कुछ लिखिए। तो अभी लेखक का मन ना होते हुए भी उसे बाहरी ये दबाव, यानी कि संपादक के कहने पर जो है उसे लिखना पड़ता है। दूसरा कारण क्या है, देखिए। इसके अलावा आर्थिक विवशता भी लिखने को विवश करती है। तब इस तरह से लिखा गया साहित्य भी आंतरिक अनुभूति को जगा देता है। अब क्या होता है, दूसरा कारण यहाँ है फाइनेंशियल। भाई लेखक की कमाई का जरिया उसका लेख होता है। अब वो अगर लेख लिखेगा नहीं तो वो छपेगा नहीं तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। तो अगर वो पैसे चाहता है तो उसे लिखना पड़ेगा। तो ये होता है आर्थिक दबाव, यानी कि अर्थ के रूप में इसमें जो है ये दबाव पड़ता है। तो ये इस तरह के जो साहित्य, जो इस तरीके के दबाव में जो साहित्य लिखे जाते हैं, उनको वो हमारे आंतरिक अनुभूति जगा देते हैं, यानी कि अंदर की चीज़ों को कहीं ना कहीं जगा देते हैं। इस कारण भी चीज़ें सही निकलती हैं। इससे लेखक इन बाह्य दबावों के बिना भी लिखने को तत्पर हो जाता है, क्योंकि ये बाह्य दबाव
केवल सहायक साधना का ही काम करते हैं, फिर भी लेखक अच्छा लेखन कर जाता है। तो कहने का यहाँ तात्पर्य क्या है, ये जो बाह्य दबाव है क्या होता है, ये लेखक को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करता है, चाहे वो संपादक का दबाव हो, चाहे आर्थिक दबाव हो। इस दबाव में आकर लेखक बहुत अच्छे लेख लिख जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रेशर उसे कहीं ना कहीं बहुत डीप में सोचने के लिए भी मजबूर कर देते हैं। एक तो आंतरिक दबाव होता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, तब हम लिखते हैं, बहुत सारी घटनाओं या भावों को अपने अंदर से बाहर निकालने के लिए लिखते हैं। तो जब हम उसमें लिखते हैं ना, तो हमारे अंदर भावों की बाढ़ आई होती है, उनको हम करते हैं। लेकिन जब हम बाहरी दबाव से लिखते हैं तो क्या होता है, हम सेंट्रलाइज होते हैं, हम किसी एक टॉपिक पे बहुत ही अच्छे तरीके से सोच विचार करके तब लिखते हैं। तो ये दोनों ही दबाव में, जहाँ आंतरिक दबाव में चीज़ें हमारे मन के मुताबिक निकलती हैं, वहीं बाहरी दबाव में जो है वो प्रैक्टिकली निकलती हैं और वो लोगों को अपने आप में आपस में जोड़ पाती हैं। जैसे अब प्रैक्टिकली कोई चीज़ होगी तो जाहिर सी बात है सिर्फ मेरे साथ वो चीज़ नहीं घटेगी, वो कईयों के साथ घट रही होगी। तो जब हम उसे लेख के तौर पे या कविता के तौर पर बाहर करेंगे तो लोग उसे पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उससे अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो उस समय भी अच्छा लेख निकलकर बाहर आता है। प्रश्न संख्या 3 है, लेखक को कौन सा प्रश्न सरल दिखाई देते हुए भी कठिन लगता है और क्यों? उन्हें कौन सा जो है सरल होते हुए भी कठिन दिखाई दे रहा है? लेखक के लिए आसान सा लगने वाला यह प्रश्न मैं क्यों लिखता हूँ कठिन लगता है, क्योंकि इसका उत्तर इतना संक्षिप्त नहीं है कि 1 या 2 वाक्यों में बांधकर सरलता से दिया जा सके। इसका कारण यह है कि इस प्रश्न का सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। तो लेखक को एक सवाल है जो बहुत आसान है लेकिन बहुत टफ लग रहा है। प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूँ? भाई, इस जैसे चैप्टर का टॉपिक है, मैं क्यों लिखता हूँ, इसका जो आंसर है कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन को प्रभावित करता है। आंतरिक जीवन का तात्पर्य यह है कि उसे अंतर तक जो है वो परेशान करता है। कारण क्या है कि लिखने का मेन कारण क्या है? यहाँ पर जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पे जब उन्होंने लिखा तो उनका आंतरिक दबाव था, क्योंकि वो अंदर तक वो सारी चीज़ों को देखकर इतना ज़्यादा भाव विभोर हो गए थे कि उस पर उन्होंने पूरी कविता, अब इसको उन्होंने ऐसे लिखा कि जब ये एटम बम गिराए गए तो उस समय ये सभी जगह खबरों पर आया, न्यूज़पेपर में आया, रेडियो पे आया, सभी जगह आया, टेलीविज़न पे आया। तो उस समय ने, भाई ये खुद एक रसायन शास्त्र के विज्ञानी क्या कहते हैं स्टूडेंट रहे, तो वो ये सारी चीज़ें जानते थे कि इस चीज़ का रिएक्शन कैसे रहेगा, क्या होगा, सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने जब ये सारी खबर पढ़ी तो उन्होंने सिर्फ उस पर एक लेख लिख दिया। ठीक है, उन्होंने लेख लिखा कि मतलब भाई ये बम गिरेगा तो उसका रिएक्शन कैसा रहेगा, लोगों को क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब उन्होंने लिखा। ठीक है, लेकिन जब ये वाकई नागासाकी गए, वहाँ पे हिरोशिमा नागासाकी पे जाकर उन्होंने देखा तो लोगों के ऊपर उसका इफेक्ट देखा, उन्होंने पत्थर पे जली हुई इस आदमी की छाया को देखा, तो वो अंदर से इतना ज़्यादा भाव विभोर हो गए, मतलब वो अंदर से बहुत उन्होंने करुणा महसूस करी, उन लोगों की तकलीफ़ों को अपने अंदर महसूस किया कि जिस समय बम फटा होगा लोगों की क्या कंडीशन होगी, आज वो कितनी तकलीफ़ में हैं। तो ये सारी ही चीज़ें उन्होंने इतने आँखों से सामने से देखी कि तब आंतरिक रूप से वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए। पहला तो बाहरी था कि बाहर से न्यूज़ लिखी तो उन्होंने वो लेख लिख दिया, लेकिन जब वो वहाँ गए और उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी तब अंदर से आंतरिक तौर पर वो बहुत ज़्यादा विचलित हुए और वही विचलन पर उन्होंने कविता लिखी। तो अब फ़र्क यहाँ पर पहले देखिएगा, जब वो बाहरी तौर पे लिख रहे थे तो उन्होंने लेख लिखा और जब आंतरिक तौर पर विचलित हुए तो उन्होंने कविता लिखी। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा भावनाओं से भर जाते हैं तो कविता सुचारू रूप से निकल आती है, लेकिन जब हम अंदर से नहीं लिखते तब हमसे कविता नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर उन्होंने यही बताया है कि मैं क्यों लिखता हूँ जैसा प्रश्न मेरे लिए इसलिए कठिन है क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि मैं आंतरिक दबाव की वजह से लिख रहा हूँ या बाहरी दबाव की वजह से लिख रहा हूँ, लेकिन लेख अच्छा निकल रहा है। ये चीज़ है ना, दोनों आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है, यानी कि हमारा अंदर और बाहरी का जो जीवन का जो स्तर है उससे संबंध रखता है। इसलिए इस प्रश्न का हम सुचारू रूप से उत्तर नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर मैं किस कारण से लिख रहा हूँ, आंतरिक दबाव से या बाहरी दबाव से। प्रश्न संख्या 4 है, लेखक ने कृतिकार के स्वभाव और अनुशासन की महत्ता स्पष्ट कीजिए। लेखक में कृतिकार यानी जो हमारे लेखक हैं वो एक कृतिकार है, में स्वभाव और अनुशासन की महत्ता को हमें स्पष्ट करना है।
अब क्या है उनके अंदर जो ये दोनों चीज़ें हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीज़ बतानी है। लेखक में कृतिकार के स्वभाव और अनुशासन दोनों का ही महत्व होता है, क्योंकि कुछ कृतिकार ऐसे होते हैं जो बाहरी दबाव के बिना लिख ही नहीं सकते। इसी से उनकी भीतरी विवशता व्याकुलता में बदल पाती है और लिखने को विवश हो जाते हैं। अब क्या होता है, जो बहुत से ऐसे लेखक होते हैं, जब तक उनके ऊपर दबाव ना पड़े वो लिख नहीं सकते। अब वो चाहे भीतरी हो चाहे बाहरी हो, अगर बाहरी दबाव पड़ता है तो वो लिखते हैं, वो उनको अंदर तक जो है झंझोड़ते हैं, इसलिए वो लिख पाते हैं। उदाहरणता, कोई व्यक्ति सवेरे के समय नींद खुल जाने पर भी तब तक बिस्तर पर अलसाया पड़ा रहता है जब तक कि घड़ी का अलार्म ना बज जाए। अतः कृतिकार का स्वभावतः अनुशासित होना आवश्यक है। तो अब वो क्या कहते हैं कि जो कृतिकार है यानी कि जो रचना कर रहा है उसका डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो डिसिप्लिन में नहीं रहता तो उसके मन में भाव भी उतने इनडिसिप्लिन्ड आएंगे, तो वो ठीक से नहीं लिख पाएगा। तो चाहे उस पर दबाव पड़े ना पड़े, उसको लिखना है। तो लिखने की कंडीशन में क्या होता है, वो वेट करता रहता है उस प्रेशर की कि वो उसके ऊपर पड़े तब वो लिखेगा। लिखना तो उसको है भाई। विवशता क्या है, आर्थिक विवशता है, आंतरिक विवशता है, सामाजिक विवशता है, कई तरह की विवशताएं हो सकती हैं जिसके कारण। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब तक उन पर दबाव डालो नहीं वो लिखेंगे नहीं। तो वो चीज़ उन्होंने यही बताया है कि ऐसे लेखक को बताया है नींद में सोया हुआ व्यक्ति, जो तब नींद खुल जाने के बाद भी तब तक बिस्तर पर पड़ा रहता है जब तक अलार्म नहीं बजता। अर्थात लेखक के ऊपर जब तक दबाव नहीं पड़ता तब तक वो नहीं लिखता, और जो सोया हुआ व्यक्ति है जब तक अलार्म नहीं बजता तब तक वो नहीं उठता। तो ये बहुत ही अच्छा उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि भाई आप जब तक अनुशासन में नहीं आएंगे तब तक नहीं लिखेंगे। सवेरा हो गया था, नींद खुल गई थी, तो आपको बिस्तर से उठ जाना चाहिए था। लेखक भी वही है कि भाई आप का काम है लिखना, दबाव का इंतज़ार नहीं करिए, आप लिखिए। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ स्पष्ट करी है कि लेखक आपके कृतिकार के स्वभाव में अनुशासन होना चाहिए, क्योंकि अगर अनुशासन नहीं है तो वो एक डिसिप्लिन जो है लेखक नहीं बन पाएगा और वो प्रॉपर थॉट से नहीं लिख पाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, हिरोशिमा में बम विस्फोट में हुई क्षति को देखकर लेखक को कौन सी घटना याद आई थी? कौन सी घटना याद आई थी? जब नदी में मछली पकड़ने के लिए बम गिराए जा रहे थे, है ना। तो देखिए क्या है, हिरोशिमा में अणुबम विस्फोट से निकली रेडियोधर्मी तरंगों ने असमय असंख्य लोगों को काल कलवित कर दिया था, यानी कि बहुत सारे लोग जो है वो मर गए थे। लेखक ने उस विस्फोट का दुख भोगते हुए लोगों को देखा, वो वहाँ गए तो कितना तकलीफ हो रही है ये चीज़ उन्होंने देखी थी। ये देख भारत की पूर्वी सीमा की घटना याद आ गई उन्हें। क्या था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे, जबकि उनका काम थोड़ी सी मछलियों से चल सकता था। इससे जीवों का व्यर्थ ही विनाश हुआ था। मतलब अब इसको उन्होंने कैसे बताया कि जब अणुबम गिरा होगा तो न जाने कितने लोग मर गए होंगे। आपको युद्ध करना था तो आप लड़कर जीत सकते थे, आपके पास इतनी हिम्मत थी, तो आपको अणुबम गिराने की क्यों ज़रूरत थी? उसमें तो जितना आप मारना चाहते थे उससे कहीं लाखों करोड़ों लोग ज़्यादा मर गए ना। वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने बताई कि भाई आपको खाने के लिए मछली पकड़नी है तो आप क्या कहते हैं, नाव लेकर और कांटा लेकर जाते, मछली पकड़ लेते, उससे काम चल जाता। लेकिन बम गिराकर इतनी ज़्यादा मछलियों को मार रहे थे जिसकी उनको ज़रूरत भी नहीं थी। उसमें से कुछ मछलियाँ उठाते थे, बाकी सब वहीं, तो बेफजूल में वहाँ पर मछलियों का जो है विनाश हो रहा था, तो जिनका कोई ज़रूरत नहीं थी। प्रश्न संख्या 6 है, हिरोशिमा में हुए अणुबम विस्फोट के दुष्प्रभावों को पढ़कर भी लेखक कविता क्यों न लिख सका था? अब क्या हुआ था, अणुबम विस्फोट हुआ था, इसके जो दुष्प्रभाव थे वो चीज़ें उन्होंने देखी थी, ठीक है, पढ़ी थी, जानते भी थे, लेकिन वो तब भी जो है उस पर कविता ना लिख सके, वो लेख लिख सके। क्यों? देखिए क्या है, यद्यपि लेखक विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण अणु रेडियोधर्मी तत्व, रेडियोधर्मिता के प्रभाव आदि का सैद्धांतिक ज्ञान गहराई से रखता था, यानी कि ये रेडिएशन इन और क्या कहते हैं एटॉमिक पावर से जो चीज़ें होती हैं उन सभी के प्रभावों के बारे में वो अच्छे से जानते थे। इसके बाद भी हिरोशिमा में अणुबम गिरने और उसके परिवर्ती प्रभावों का विवरण पढ़ने के बाद भी ये वह लेख आदि तो कुछ लिख पाया,
पर कविता ना लिख सका, क्योंकि लेख लिखने के लिए बौद्धिक पकड़ की आवश्यकता होती है, जबकि कविता के लिए अनुभूति के स्तर की विवशता। तो अब इन्होंने ये बताया कि उन्होंने सब कुछ पढ़ा, वो सब कुछ जानते थे था, लेकिन तब भी वो लेख तो लिख पाए पर कविता नहीं लिख पाए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम जब लेख लिखते हैं तो हम उनको तर्क के तौर पर प्रस्तुत करते हैं, तर्क देते हैं कि आखिर ये हुआ तो क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। तो हमारी बुद्धि जो है वो तार्किक बुद्धि चलती है, यानी कि हम तत्वों पे आधारित, सबूतों पे आधारित तर्क प्रस्तुत करते हुए लेख लिखते हैं। तो यहाँ पर इनका कारण ये था कि वो उनकी बुद्धि पर पकड़ कर पाई थी, उनको अंदर तक उस चीज़ों से कोई महसूस नहीं हुआ था। अरे जैसे होता है, अब कहीं कोई घटना घटी तो क्या होगा, जैसे मान लो हमने न्यूज़पेपर उठाया और उसमें एक्सीडेंट की खबर हमने पढ़ी, हाँ ठीक है हो गया एक्सीडेंट, हमने टाल दिया। लेकिन अगर वही एक्सीडेंट कहीं पर हम सड़क पर खड़े और हम एक्सीडेंट देखें तो वो हमें अंदर तक झंझोड़ेगा, जिसे हम 4-5 दिन तक याद रखेंगे। जबकि पेपर में पड़ी हुई खबर हम एक बार पढ़ेंगे, 1-1.5 घंटा याद रहेगी और हम भूल जाएंगे, हमको उतना असर नहीं डालेगी। कारण क्या है, जो चीज़ हमने पढ़ी वो क्या हुआ, वो हमारी सिर्फ बुद्धि पर कुछ सेकंड के लिए ही असर कर पाई। जबकि जो एक्सीडेंट हुआ और हमने अपनी आंखों से देखा, वो एक्चुअल क्या है, हमें अंदर तक झंझोड़ देती है। इसीलिए जो चीज़ें हमें अंदर तक झंझोड़ती हैं उसे हम बहुत टाइम तक याद रखते हैं। और जो लेखक होते हैं उनके साथ क्या होता है, जो उन्हें बौद्धिक तौर पे होता है तो वो लेख लिखते हैं, क्योंकि लेख में हम ज़्यादा भावों को व्यक्त नहीं कर पाते, हम वहाँ पे तथ्यों और तर्कों के आधार पर लेख लिखते हैं। लेकिन जब कविता लिखते हैं तो वहाँ हम कोई तथ्य कोई तर्क प्रस्तुत नहीं करते, वो हमारी भावनाओं पर डिपेंड होती है। तो वही चीज़ हुआ कि जब उन्होंने वो सारी खबरें पढ़ी तो वो उनको बुद्धि के तौर पर ही सामने आई, लेकिन जब वो वहाँ गए, वहाँ सारी चीज़ें देखी उन्होंने, तो वो उन्हें अंदर तक महसूस हुई और तब वो कविता लिख पाए थे। हिरोशिमा की घटना पढ़ने मात्र से उनके भीतर अनुभूति के स्तर की विवशता उत्पन्न ना हो पाई थी, यानी कि जब उन्होंने वो घटना पढ़ी थी तो वो उन्हें अंदर तक इतना ज़्यादा परेशान नहीं कर पाई थी, इतना ज़्यादा करुणापूर्ण नहीं हो पाया था कि वो अंदर तक महसूस कर सकें, इसलिए वो कविता नहीं लिख पाए थे, सिर्फ लेख लिख पाए थे। प्रश्न संख्या 7 है, लेखक अज्ञेय ने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर बताया है? प्रत्यक्ष अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर बताया है? लेखक अज्ञेय ने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुभूति में अंतर बताते हुए कहा है कि अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उसे सत्य को आत्मसात कर लेता है। अब इसे ये समझिए, अनुभव क्या होता है? क्या हुआ, मान लीजिए हम चल रहे हैं सड़क पर और हमें पीछे से किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी, तो वो जो घटना घटी वो क्या हुआ, वो मैंने महसूस करी, यानी कि मैंने अनुभव करी। ठीक है, तो समझ में आया, घटित का होता है, अनुभव तो घटित का होता है, अर्थात जो उस घटना में शामिल है वो उस घटना को अनुभव कर सकता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उसे सत्य को आत्मसात कर लेता है। अब क्या हुआ, जो घटना घटी, हमको चोट लगी, हमने सहा, लेकिन कोई कोई क्या होता है, उस घटना की वजह से सदमे में आ जाता है, फिर वो रोड पे चलना भी तक जो है नहीं हो पाता। तब वो घटना क्या है, वो अंदर तक उतार ली है, उसने अनुभूति कर ली है पूरी तरीके से। तो यहाँ पर क्या हुआ था, इसको भी ऐसे भी समझिए कि हमारे लेखक ने वो घटना जब देखी थी तो उसे अनुभव नहीं किया था, यानी कि जब हिरोशिमा पर बम गया था, उसकी अनुभूति उन्होंने तब करी थी जब वो हिरोशिमा गए थे। तो कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है, यानी कि आत्मसात कर लेता है, लेकिन जो कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है, जैसा कि हमारे लेखक के साथ हुआ। हिरोशिमा की घटना उनके साथ घटित नहीं हुई, लेकिन जब उसे वो वहाँ गए, अनुभूति करी, तो वो उसको आत्मसात कर चुके थे। जो आंखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभवों में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, तब वहां अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाती है। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आया, अनुभव का मतलब होता है जिसे हम खुद फील करें, लेकिन अनुभूति का मतलब होता है उसके आफ्टर इफेक्ट जो हैं वो मैं फील नहीं करके कोई दूसरा पर्सन आ रहा है और उन सारी चीज़ों को वो अंदर तक फील कर रहा है। ऐसा इमोशनल लोगों के साथ बहुत ज़्यादा होता है, वो हर घटना से अपने आप को बहुत ज़्यादा अटैच कर लेते हैं और अंदर तक वो सारी चीज़ें वो फील करते हैं। तो समझ में आया, प्रत्यक्ष अनुभव और प्रत्यक्ष अनुभूति में क्या फ़र्क है, कि कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमने अटेंडम
खुद महसूस करिए, जो जिसके साथ घटना घट रही है वो, और प्रत्यक्ष अनुभूति यानी कि कोई घटना वहाँ घट चुकी है और वहाँ पहुँचकर हम लोगों के दुख दर्द तकलीफ को देखकर वो घटना अपने अंदर अनुभव करें, पूरी तरीके से अनुभूत करें। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है, लेखक ने हिरोशिमा में पत्थर पर लिखी कौन सी ट्रेजेडी देखी थी? पत्थर पर लिखी कौन सी ट्रेजेडी? कि जब हिरोशिमा विस्फोट हुआ था तो उस पत्थर के आगे कोई व्यक्ति खड़ा था और इस विस्फोट के होते ही वो व्यक्ति पूरी तरह बर्न हो गया, जल गया। तो जलने के कारण क्या हुआ, उसकी पूरी की पूरी छवि, उसके पत्थर जो उसके पीछे जो पत्थर था उस पर उस व्यक्ति की पूरी छवि काली काली बन गई थी। तो वो ट्रेजेडी उन्होंने सही में अनुभव करी थी। क्या है, हिरोशिमा में घूमते हुए एक दिन लेखक ने देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक उजली छाया है। उसे अनुभव लगाया कि जिस समय हिरोशिमा में विस्फोट हुआ उस समय वहां पत्थर के पास कोई खड़ा रहा होगा। अणु बम की रेडियोधर्मी तरंगों ने पत्थर को जला दिया, पर जो किरणें तरंगें व्यक्ति में अवरुद्ध हो गई उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया, जिसकी छाया पत्थर पर अंकित हो गई। इस तरह लेखक ने हिरोशिमा में पत्थर पर मानवता के विनाश की ट्रेजेडी देखी। अब हुआ क्या, मान लीजिए ये एक पत्थर था, अब इस पत्थर के आगे कोई व्यक्ति था, ऐसे करके खड़ा हुआ कोई व्यक्ति था। अब हुआ क्या, एकदम से जब अणुबम विस्फोट हुआ तो अब ये व्यक्ति सामने खड़ा था, तो उसकी तरंगे ऐसी थी कि इसके आसपास जो था यहाँ पर ये व्यक्ति पूरा जल गया। अब ये जो व्यक्ति ऐसे था ना, यहाँ पर जो खड़ा था वो पत्थर यहाँ पूरा जल गया, लेकिन जहाँ ये व्यक्ति खड़ा हुआ था इसके पीछे का पत्थर नहीं जल पाया, क्योंकि सामने आदमी था वो जलकर राख हो गया। तो ये चीज़ उन्होंने पूरी तरीके से देखी कि किस तरह जो है ये इतना भयावह रहा होगा जब ये अणुबम फूटा था। तो ये ट्रेजेडी उन्होंने पत्थर पर छपी हुई देखी थी। प्रश्न संख्या 9 है, हिरोशिमा में विज्ञान का जिस तरह दुरुपयोग हुआ वह मानवता के लिए खतरे का संकेत था। वर्तमान में खतरा और भी बढ़ गया है। भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। हिरोशिमा में जब बम विस्फोट हुआ था तो क्या हुआ, उस समय बहुत से देशों के पास ये एटम बम नहीं था, लेकिन आज लगभग सभी देशों के पास ये एटम बम आ चुके हैं। आज अगर इस तरह का कोई युद्ध होता है तो उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि पूरी पृथ्वी से मानव सभ्यता तक मिट सकती है और लाखों सालों तक जो है उसके असर देखे जाते रहेंगे। तो वही चीज़ है कि आज जो है सभी देश जो हैं हथियारों से संपन्न हो चुके हैं, एक से एक हथियार है, और अणुबम देखें तो सभी के पास है। हिरोशिमा में जिस तरह विज्ञान का दुरुपयोग हुआ वह मानवता के इतिहास में काला दिन होने के साथ साथ मनुष्यता के लिए भी एक कलंक था। विज्ञान की उत्तरोत्तर प्रगति के कारण ये खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उस समय जो एटम बम हुआ था वो इतना पावर का नहीं था जितना आज लोग इसको पैदा कर चुके हैं बहुत ज़्यादा। यदि विज्ञान का दुरुपयोग रोका गया तो यह मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है। अगर इसको नहीं रोका गया तो आगे चल के मानव का अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है। आज आतंकवादियों द्वारा विभिन्न हथियारों का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज देखिए क्या है, कितने आतंकवादी जो हैं इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े भयंकर विस्फोट करते हैं। तो एक तरीके से क्या है, विज्ञान का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है। वे कुछ ही देर में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। विभिन्न देशों का परमाणु शक्ति संपन्न होना तो ठीक है, परंतु इसके दुरुपयोग का दुष्परिणाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। आप अपनी सुरक्षा के लिए इसको इस्तेमाल करो तो ठीक है, लेकिन अगर दुरुपयोग किया गया तो पूरी सभ्यता मिट सकती है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विश्व के विकसित एवं परमाणु शक्ति संपन्न देशों को आगे आना चाहिए और इसका दुरुपयोग रोकने के लिए सशक्त जनमत बनाना चाहिए। इन देशों द्वारा उन देशों पर तुरंत नियंत्रण लगाया जाना चाहिए जो परमाणु बम बनाने के लिए आतुर हैं, या तो जो अपनी परमाणु शक्ति का धौंस अपने छोटे देशों पर दिखाना चाहते हैं। यदि ये देश इनके लिए तैयार नहीं होते हैं तो इनके साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंध समाप्त कर लेने चाहिए। तो ऐसे बहुत से देश हैं जो अभी भी परमाणु बम बनाने की जद्दोजहद में हैं, और ऐसे बहुत से देश हैं जिनके पास है। तो जिनके पास है उन्हें संगठित होकर औरों को बनाने से रोकना है, और साथ ही उन पर इतना दबाव बनाना है कि वो ना इसका उपयोग ना करें, ना बनाएं और ना ही उपयोग करें। और अगर वो इस चीज़ के लिए नहीं मानते हैं तो ऐसे देशों के साथ अपने व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को हमें ख़त्म कर लेना
चाहिए। तो ये हम अपने तौर पर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है? अब आप एक युवक हैं, आप जानते हैं आजकल हमारा विज्ञान हमारे हर पूरे आसपास में है, लेकिन ऐसे विज्ञान की बहुत सारी चीज़ों का इनोवेशन हो रहा है जो आगे चलकर बहुत ही नुकसानदेह हैं या प्रेजेंट समय में भी नुकसानदेह हैं। आप इन तरह के दुष्परिणामों को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? एक जो विज्ञान के जो आविष्कार किए जा रहे हैं भविष्य में जाकर जो नुकसानदेह होंगे, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अभी तो हमने बताया कि बहुत से देश मिलकर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आप अपने स्तर पर इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए क्या है, एक संवेदनशील युवा नागरिक होने के कारण विज्ञान का दुरुपयोग रोकने के लिए हमारी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए निम्नलिखित कार्य करते हुए मैं अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकता हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, प्रदूषण फैलाने तथा बढ़ाने वाले उत्तरदायी कारकों, प्लास्टिक, कूड़ा कचरा आदि के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के साथ साथ लोगों से अनुरोध करूंगा कि पर्यावरण के लिए हानिकारक वस्तुओं का उपयोग ना करें। अब ये जो प्लास्टिक हम आजकल बहुत यूज़ कर रहे हैं, ये भी विज्ञान की ही देन है। तो सबसे पहले हम एक जागरूक नागरिक होने के नाते लोगों को बताएंगे कि ये प्लास्टिक जो है कितना नुकसानदेह है हमारे शरीर के लिए और हमारे भविष्य के लिए, कि किस तरीके से ये कभी गलता नहीं, सड़ता नहीं, और इसकी वजह से कितने कितने नुकसान होती हैं, कितनी बीमारियां होती हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों को बताएंगे, और जब हम लोगों को बताएंगे साथ ही साथ ये कोशिश करेंगे कि वो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। प्राकृतिक चीज़ों जो हमें मिल रही हैं, जैसे पेपर है, कपड़ा है, जो है रिसाइकिल भी हो सकता है, इनके इस्तेमाल करने से हमें कोई नुकसान भी नहीं है, और साथ ही साथ ये क्या है, ये अगर ज़मीन में दबा दिया जाए तो गल भी जाता है, मगर प्लास्टिक तो कभी नहीं गलता। तो इनके दुरुपयोग और पर्यावरण को जो भी नुकसान हो रहा है जिन भी चीज़ों से, वो लोग इस्तेमाल ना करें। विज्ञान के बनाए हथियारों का प्रयोग यथासंभव मानवता की भलाई के लिए ही करें, मनुष्यों के विनाश के लिए नहीं। विज्ञान ने बहुत सारे हथियार बनाए हैं, तो हमेशा हथियार हमें मानव सभ्यता को बचाए रखने के लिए उठाना है, ना कि उनके खिलाफ उठाना है। अर्थात इन हथियारों का प्रयोग कभी भी मनुष्यों के ऊपर नहीं करना चाहिए, हमें उनके ऊपर करना चाहिए जो हमारी मानव सभ्यता को मिटाने के लिए कार्यरत है। ठीक है, फिर आते हैं, विज्ञान की चिकित्सीय खोज का दुरुपयोग कर लोग प्रसव पूर्ण संतान के लिंग की जानकारी कर लेते हैं और कन्या शिशु की भ्रूण हत्या कर देते हैं, जिससे सामाजिक विषमता और लिंगानुपात में असमानता आती है। इस बारे में आम जनता का जागरूक करने का प्रयास करूंगी। तो क्या होता है, प्रसव यानी कि बच्चा जब को माँ के पेट में होता है तभी जो है वो बच्चे के लिंग का पता कर लिया जाता है। कैसे पता किया जाता है? विज्ञान द्वारा बनाई गई मशीन से। और जैसे ही पता चलता है कि अंदर पेट में पल रहा बच्चा एक कन्या है तो उसे मार दिया जाता है। तो इस क्राइम को रोकना है। भाई हमारे देश में ये क्राइम है, लेकिन तब भी लोग चोरी छुपे इसे बहुत कराते हैं। तो लोगों को ये बताना होगा, जागरूक करना होगा कि अगर आप लड़कियों को मार देंगे तो समाज में जो लिंगा अनुपात है, यानी कि लड़कों का बढ़ जाना और लड़कियों का कम हो जाने के कारण आगे कितनी परेशानियां होंगी। आप ऐसे बहुत सी जगह पर सुन सकते हैं जहां पर लड़कों को कंवारा रहना पड़ता है क्योंकि उनके लिए लड़कियां नहीं मिल रही। कारण क्या है? ये अनुपात बढ़ गया। पहले क्या होता था, लड़कियों को मार दिया जाता था पैदा होते ही, या पेट में ही मार दिया जाता था माँ के, तो उसके कारण ये अनुपात बहुत बढ़ गया। तो इससे आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे गांव हैं या शहर हैं जहां पर लोगों को कंवारा रहना पड़ता है क्योंकि उनके लिए लड़कियां नहीं हैं। तो ये लोगों को समझाना है कि एक समाज को अच्छी सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों का होना ज़रूरी है। ये बताएंगे और समझाएंगे। तो एक जागरूक नागरिक होने के कारण की वजह से हम ये सारी चीज़ों को रोक पाएंगे। टीवी पर प्रसारित अश्लील कार्यक्रमों का खुलकर विरोध करूंगा और समाज उपयोगी कार्यक्रम के प्रसारण का अनुरोध करूंगा। टीवी में ऐसी आजकल बहुत सी चीज़ें आती हैं जो अश्लीलता परोसती हैं, तो हमें उन पर रोक लगानी है, और जो लोगों में जागरूकता, हमारी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा का विकास करती हैं, ऐसे कार्यक्रमों पर मैं जोर दूंगा।
विज्ञान अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामी है। यह बात लोगों तक फैलाकर उसके दुरुपयोग के परिणामों को बताने का प्रयास करूंगा कि विज्ञान को हम अपनी सेवा के लिए रख सकते हैं, अपनी कामों में सहयोग ले सकते हैं, मगर उसे हम अपना स्वामी नहीं बना सकते। मतलब उसके अनुसार हम चलें, ये काम हमें नहीं करना है। हमें अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो हम उससे लें, ना कि उसके अनुसार हम काम करें। ये बात हमें लोगों को बतानी है। चीज़ों का इस्तेमाल करिए, लेकिन हम पूरी तरीके से उस पर डिपेंड हो जाएं, ऐसा हमें नहीं करना है। प्रश्न संख्या 11 है, क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं, कैसे? अब क्या होता है, जो बाहरी दबाव हमने बताया, एक तो आर्थिक दबाव था और संपादक वगैरह का दबाव था, ये दो बाहरी दबाव बताए गए थे। तो ये सिर्फ रचनाकार यानी कि जो लेखक और कवि होते हैं उन्हीं के ऊपर पड़ता है या बाकी और कलाकारों के ऊपर भी ये बाहरी दबाव पड़ता है, ये आपको बताना है। तो देखिए क्या है, बाहरी दबाव सभी प्रकार के कलाकारों को प्रेरित करते हैं। तो बाहरी दबाव सभी प्रकार के कलाकारों में, उदाहरणतः अधिकतर अभिनेता, गायक, नर्तक, कलाकार अपने दर्शकों, आयोजकों, श्रोताओं की मांग पर कला प्रदर्शन करते हैं। देखिए आप यहाँ पर सही बताया गया है कि जो लोग दर्शक या श्रोता चाहते हैं वो उसी तरीके से काम करते हैं। तो ये बाहरी दबाव हुआ ना। अमिताभ बच्चन को बड़े बड़े निर्माता, निर्देशक अभिनय करने का आग्रह ना करें तो शायद अब वे आराम करना चाहेंगे। अब उनकी इतनी उम्र हो गई है कि अगर ये लोग उनसे आग्रह नहीं करें कि प्लीज़ आप ये एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए, प्लीज़ आप करोड़पति कर लीजिए, या प्लीज़ ये आप मूवी कर लीजिए, अगर वो लोग इस तरह का दबाव नहीं डालें तो इतनी उम्र में वो क्या करेंगे? वो अपने घर में बैठ के आराम करना चाहेंगे ना। लेकिन वो तो काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर बाहरी दबाव पड़ रहा है। इसी प्रकार लता मंगेशकर भी 50 साल से गाते गाते थक चुकी होंगी। अब फिल्म निर्माता, संगीतकार, प्रशंसक ही उन्हें गाने के लिए बाध्य करते होंगे। अब चूंकि लता मंगेशकर जैसा हम जानते हैं कि वो हमारे बीच नहीं रही, लेकिन जब वो नहीं होंगी तो क्या होगा, इतने साल तक गाती रही, इतनी एज हो गई। अब 50 साल तक अगर कोई गाया है तो जाहिर सी बात है उनकी डिमांड थी और लोग उनसे गवा रहे थे कि प्लीज़ गाइए गाइए, तभी तो वो गा रही थी। फिर उसके बाद उम्र का एक पड़ाव आता है ना, जब आवाज़ हमारा साथ छोड़ देती है, तो उन्होंने छोड़ दिया, तब उन्होंने गाना बंद कर दिया था। तो यहाँ पर बताया गया है कि सभी प्रकार के कलाकारों पर बाहरी दबाव पड़ता ही पड़ता है, इसी कारण वे अच्छा कार्य कर पाते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि से विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ किस तरह से हो रहा है? अब हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए वो बहुत भयानक था, बहुत भयानक था विज्ञान का उपयोग। आप अभी प्रेजेंट समय में कहाँ पर विज्ञान का दुरुपयोग देख रहे हैं, अब आपको ये बताना है। तो देखिए, आजकल विज्ञान का दुरुपयोग अनेक जानलेवा कामों के लिए किया जा रहा है। आज आतंकवादी संसार भर में मनचाहे विस्फोट कर रहे हैं। आप देखिए, कहीं पर भी न्यूज़ उठाकर देखिए, कहीं ना कहीं लड़ाई, युद्ध आतंकवादियों द्वारा हो रहा है। आतंकवादियों ने कहीं पर बम फेंक दिया, कहीं लोगों को पिस्टल से मार दिया, कहीं गला काट दिया। इस तरह के आप बहुत सारे वाक्य होते देखेंगे। तो ये विज्ञान का दुरुपयोग है। कहीं अमेरिकी टावरों को गिराया जा रहा है। अब अमेरिकी टावर का मतलब क्या है? जहाँ ट्विन टावर अमेरिका में गिराए गए, याद है ना, वो आतंकवादियों ने तो गिराए। एरोप्लेन विज्ञान का था, उसने ले जाके उस ट्विन टावर में भिड़ा दिया। तो क्या था वो? उसने एक तो पूरा का पूरा एरोप्लेन ही बम में बदल दिया था। कहीं मुंबई बम विस्फोट किए जा रहे हैं। मुंबई में देखिए बम भी तो विज्ञान का ही है। कहीं गाड़ियों में आग लगाई जा रही है। कहीं शक्तिशाली देश दूसरे देशों को दबाने के लिए उन पर आक्रमण कर रहे हैं। जैसे कि आप वर्तमान में रूस यूक्रेन युद्ध देख सकते हैं, सूडान में युद्ध हो रहा है, वहाँ देख सकते हैं। तो एक जो शक्तिशाली देश है वो दूसरे देश को दबा रहा है ना। तो ऐसे बहुत से देश हैं जो एक शक्तिशाली होते हुए दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया था और वहां के जनजीवन को तहस नहस कर दिया था। तो अमेरिका के पास हथियार थे, उसने इराक पर आक्रमण किया और पूरी तरीके से उस देश को तबाह किया, वहां पर तहस नहस किया था। विज्ञान के दुरुपयोग से चिकित्सक बच्चों का गर्भ में भ्रूण प्रशिक्षण कर रहे हैं, यानी कि जो पता कर रहे हैं कि पेट में बच्चा कौन सा है, लड़का है या लड़की है। इससे जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है। विज्ञान के दुरुपयोग से किसान कीटनाशक और जहरीले रसायन छिड़काव अपनी फसल पर कर रहे हैं, जिसका असर हमारे शरीर पर पड़ रहा है। इससे लोगों के स्वास्थ्य खराब हो रहा है। विज्ञान के उपकरणों के कारण वातावरण में गर्मी बढ़ रही है। अब देखिए, आजकल के हम लोग क्या है,
इतना एसी कूलर वगैरह चला रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी पूरे एटमॉस्फेयर में हो रही है। प्रदूषण बढ़ रहा है, बर्फ पिघलने को खतरा बढ़ रहा है, का रोज रोज भयंकर दुर्घटनाएं हो रही हैं। अब जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्यों हो रहा है? इतना ज़्यादा हमने विज्ञान का इस्तेमाल शुरू कर दिया है कि एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पानी का जल स्तर बढ़ रहा है, ज़मीन कम हो रही है। तो ऐसे बहुत सब जगह हो रहा है जिसके कारण से हमें भविष्य में बहुत मुश्किलें हो सकती हैं। प्रश्न संख्या 13 है, मैं क्यों लिखता हूं? प्रश्न के उत्तर में अज्ञेय ने क्या कहा है, संक्षेप में लिखिए। अब ये प्रश्न उनके लिए मुश्किल था कि मैं क्यों लिखता हूं, लेकिन तब भी उन्होंने इसका उत्तर दिया है। क्या दिया है आपको ये बताना है। लेखक अज्ञेय जी ने मैं क्यों लिखता हूं के उत्तर में कहा है कि वह अपने मन की विवशता को पहचानते हैं, यानी उनका मन क्यों इतना परेशान है वो पहचानते हैं, अतः वह लिखकर उससे मुक्ति पाना चाहते हैं। अपने अंदर इतना ज़्यादा भावों का दबाव हो गया है कि वो उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, इसलिए वो उसको लिख रहे हैं। वह इसलिए भी लिखना चाहते हैं ताकि स्वयं को जान या पहचान सकें। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि मेरा अब किसी बात पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं क्या सोचता हूँ, मैं कैसा व्यक्तित्व रखता हूँ, ये चीज़ें मैं लिखूंगा ना, तब मैं अपने आप को ज़्यादा अच्छे से जान पहचान पाऊंगा। उसके मन में जो विचारों की छटपटाहट है वह बेचैनी होती है। तो उसके इतने सारे विचार उनके अंदर हैं जिससे वो बहुत बेचैन है। उससे मुक्ति पाने के लिए वे लिखना चाहते हैं। वे यह भी जानते हैं कि कई बार व्यक्ति प्रसिद्धि पाने, धन अर्जन करने व संपादक की विवशता या दबाव के कारण भी लिखता है। तो ये तो बाहरी दबाव हैं जो उनके अंदर पड़ते हैं तो वो लिखते हैं, पर वे स्वयं की पहचान करके व अपने विचारों को तटस्थ रखकर सबके समक्ष प्रस्तुत करके व आत्मसंतुष्टि के लिए लिखते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं बाहरी दबाव की वजह से नहीं लिख रहा, मेरे लिखने का कारण क्या है, मैं आत्मसंतुष्टि करना चाहता हूँ। अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने रख कर, क्या हुआ ना, रख कर सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मेरे जो विचार हैं मैं उस पर पूरी तरह से टिका हूँ, मैं किसी कारण से उस पर हिलूंगा नहीं। और ये वो प्रस्तुत करके अंदर से वो जो है सुकून महसूस करते हैं। आत्मसंतुष्टि का मतलब होता है ना, जब हम कोई काम कर लेते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं एकदम, उसको आत्मसंतुष्टि कहते हैं। तो वो लेख लिखकर आत्मसंतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं। ये उन्होंने जवाब दिया इस प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 14 है, मैं क्यों लिखता हूं? प्रश्न के उत्तर में अज्ञेय ने किसी एक तर्क का उल्लेख कीजिए। अब उन्होंने कई तर्क दिए जो भी हमने पहले क्वेश्चन पढ़ते देखे, आपको कोई एक तर्क ही अच्छे से एक्सप्लेन करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, मैं क्यों लिखता हूँ कि प्रश्न के उत्तर में अज्ञेय ने अनेक तर्क दिए हैं। उनमें से प्रमुख है वह इसलिए लिखते हैं क्योंकि वह स्वयं यह जानना चाहते हैं कि वे क्यों लिखते हैं, मतलब हम ये काम क्यों कर रहे हैं। अब जैसे सपोज है मैं कहीं जा रही हूँ, ठीक है, मैं कहीं घूमने के लिए जा रही हूँ, तो अब सवाल उठता है कि मैं वहाँ क्यों जा रही हूँ, सिर्फ घूमने जा रही हूँ, या मैं अपनी डेली रूटीन की लाइफ से इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, उनमें रिलैक्स करना चाहती हूँ इसलिए जा रही हूँ, मैं प्रकृति के सानिध्य में जाना चाहती हूँ इसलिए जा रही हूँ, या मैं उस जगह के जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं उनको देखकर मैं अपने इतिहास के बारे में जानना चाहती हूँ इसलिए जा रही हूँ। तो अब देखो, जाने के यहाँ कई कारण हैं। अब यहाँ पर मेरे जाने का जो भी कारण है किसी जगह पर, तो उसको मैं कैसे पहचानूंगी? जब मैं उस जगह पहुँच जाऊंगी और जिस चीज़ को देखने में या महसूस करने में मुझे ज़्यादा सुकून मिल रहा है, तो ही तो मैं पहचान पाऊंगी हाँ मैं इसलिए यहाँ पर आई थी। वही चीज़ है, लेखक क्यों लिख रहे हैं कि वो जानना चाहते हैं वो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब वो कृति उनकी तैयार होगी और जब वो उसे पढ़ेंगे तब वो समझ पाएंगे वो उनका आंतरिक दबाव था, उनके अंदर जो इतने सारे भाव थे वो उस कारण से लिख रहे थे, या बाहर से संपादक उन्हें प्रेशराइज कर रहे थे वो इसलिए लिख रहे थे कि उन्हें पैसे की कमी हो रही थी इसलिए आर्थिक दबाव के कारण वो लिख रहे थे, या वो कारण रहा हो कि उन्होंने इतने ज़्यादा पीड़ितों को देखा तो उनके अंदर इतना दर्द भरा था कि उस दर्द को निकालने के लिए लिख रहे थे। तो बेसिक यहाँ पर क्या है कि वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आखिर मैं लिख क्यों रहा हूँ, इसीलिए वो लिख रहे हैं। जो कृति सामने उनके तैयार होगी, जब वो उसको पढ़ेंगे तब उस सवाल का जवाब उन्हें अच्छे से मिल जाएगा कि आखिर मैं क्यों लिख रहा हूँ।
लिख कर ही वे अपने मन के अंदर की बेचैनी और भावों को प्रकट करते हैं। वे लिखकर अपने अंदर की छटपटाहट से आज़ादी पाना चाहते हैं। वे तटस्थ रहकर अपने अंदर के विचारों को जानने के लिए लिखते हैं, यानी कि वो सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं ताकि वो जान सकें कि वो किस चीज़ से इतना बेचैन हैं कि जो उन्हें इतनी छटपटाहट हो रही है। प्रश्न संख्या 15 है, मैं क्यों लिखता हूं निबंध के आधार पर लिखिए कि वैचारिक मतभेदों को भुलाकर दो समुदायों में एक दूसरे के प्रति आदर की भावना कैसे बढ़ाई जा सकती है। दो समुदाय अगर आपस में लड़ रहे हैं तो किस तरीके से उनके अंदर के मतभेदों को मिटाया जाए और उनके बीच जो है आदर की भावना को स्थापित किया जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वैचारिक मतभेदों को भुलाकर दो समुदायों में एक दूसरे के प्रति आदर भावना बढ़ाने के लिए हमें एक दूसरे के विचारों का, एक दूसरे के रीति रिवाजों का और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। अब हमारे अगर आप समाज में आ जाओ तो कई समुदाय आपस में भिड़े रहते हैं। अब क्या है, क्यों भिड़ते हैं? कारण है भाई, हम सर्वोपरि हैं ये कहते हैं। हम कह रहे हैं हम सर्वोपरि मत कहिए। आप अगर चाहते हैं कि दोनों के बीच आदर भाव बना रहे, हम एक दूसरे के रीति रिवाजों और परंपराओं को देखें, धर्म को समझें, तो हम एक दूसरे के प्रति आदर भाव को बना लेंगे। एक दूसरे के तीज त्योहार मनाने की स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक समुदाय को होना चाहिए। जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर किसी में कोई अंतर करना उचित नहीं है। तो यहाँ होता है, आपको पता है कि हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ पर बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। तो इतने सालों से हम अगर साथ रहते आ रहे हैं, माना कि मतभेद होते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं होते हैं, लेकिन उस मतभेद के बावजूद हम एक ही देश में रह रहे हैं ना, एक ही कानून के नीचे हैं, एक ही सरकार के नीचे हैं, तब भी हम हैं। कारण क्या है? इसका कारण ये है क्योंकि हम जो हैं एक दूसरे के धर्मों का आदर करते हैं, उनके रीति रिवाजों को समझते हैं, सम्मान देते हैं, एक दूसरे के त्योहार को मनाते हैं। ईद में हम उनके घर जाते हैं, वो दीपावली होली में हमारे घर आते हैं। हम गुरु पर्व मनाते हैं तो वो दीपावली भी मनाते हैं, होता है ना। तो ऐसे अलग अलग जो समुदाय हैं जो आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, मेन ये है कि हमें एक दूसरे के रीति रिवाज, परंपराओं, धर्म, इन सभी का सम्मान करना चाहिए और मिलजुल कर त्योहारों को मनाना चाहिए। सभी समुदाय के लोगों को समान अवसर प्रदान करना चाहिए। हर समुदाय के लोगों के विचार और सोचों में अंतर हो सकता है, जाहिर सी बात है अंतर होता है। जब हमारे रीति रिवाज, धर्म, परंपराएं सब अलग है तो हमारे सोच विचार में भी अंतर होगा, परंतु हमें यह भाव त्यागना होगा कि हमारी सोच उनसे बड़ी है और उनकी सोच हमसे छोटी है। अंतर है और रहेगा हमेशा, क्योंकि हमारे रहने, खाने, पीने, हर एक चीज़ का तरीका अलग है। लेकिन अब ये समझो कि हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, धर्म ही सर्वोपरि हैं और दूसरे के तुच्छ हैं, बेकार हैं। तो इस भावना को अपने अंदर नहीं लेकर, हमारे धर्म अगर अच्छा है तो दूसरे का धर्म भी सम्माननीय है। वो उन्हें जो सिखा रहा है वो अपने स्तर पर बिल्कुल सही सिखा रहा है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। ये मत सोचिए कि हमारा बड़ा है और उनका छोटा है। जब हम सभी समुदायों के प्रति मान सम्मान का, बराबरी का और उनकी स्वतंत्रता का ध्यान रखेंगे तो सभी मतभेदों को भुलाकर शांति से रह पाएंगे। आप शांति से अगर रहना चाहते हैं तो सभी धर्मों का सम्मान कीजिए, आदर करिए और मिलजुल कर रहिए। प्रश्न संख्या 16 है, लेखक की अभ्यांतर विवशता क्या होती है? मैं क्यों लिखता हूं? पाठ के आलोक में उत्तर दीजिए। अभ्यांतर मतलब अंदर की जो क्या विवशता है वो आपको लिखनी है। तो क्या है? लेखक की अभ्यांतर विवशता यह है कि वह स्वयं को पहचानने के लिए लिखता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों लिख रहा हूँ, मेरे अंदर किस चीज़ का दबाव है, इसलिए वो लिखता है। लेखक लिखकर अपने मन के अंदर की विवशता को जानना चाहता है। जो विचार उसके अंदर छटपटाहट पैदा कर रहे हैं उन्हें जानने के लिए लिखता है। आखिर वो इतना क्यों छटपटा रहा है, वो इसलिए लिखता है। लेखक मानता है कि कई बार बाहरी तत्वों जैसे आर्थिक विवशता, संपादक का आग्रह, प्रसिद्धि पाने या बनाए रखने के लिए लिखा जाता है, परंतु लेखक तटस्थ रहकर आंतरिक विचारों से मुक्ति पाने के लिए अपनी अनुभूति के आधार पर लिखता है। अब वो क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो उनके अंदर के जो विचार हैं वो उनकी छटपटाहट, बेचैनी से मुक्ति पाना चाहता है, वो इसलिए लिख रहा है। उसके ऊपर किसी और तरह का दबाव नहीं है। प्रश्न संख्या 17 है, मैं क्यों लिखता हूं? पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक को लिखने की प्रेरणा कहां से प्राप्त हुई है। वो लिखने की प्रेरणा उन्हें कहां से मिली है।
मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में अज्ञेय जी अपनी आंतरिक विवशता को प्रकट करने के लिए लिखते हैं। वे तटस्थ होकर ये देखना चाहते हैं कि उनका मन क्या सोचता है। वो एक ही जगह रुकते हैं और लिख रहे हैं, सिर्फ कारण ये है कि उनका मन क्या सोच रहा है वो ये जानना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते हैं, लेकिन एक्चुअल मेरा मन क्या चाह रहा है ये हम लोग ही नहीं समझ पाते। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग नहीं समझ पाते। तो लेखक के मन में भी भावों की बाढ़ आई हुई है, उसको समझने के लिए वो लिखना चाहते हैं। वे लिख कर मन की बेचैनी और उसकी छटपटाहट से मुक्ति पाने के लिए लिखते हैं। वे स्वयं को जानने और समझने और पहचानने के लिए लिखते हैं। वे यह भी मानते हैं कि कई बार कुछ लेखक आर्थिक कारणों से भी लिखते हैं या कुछ संपादक दबाव और प्रसिद्धि की कामना के लिए भी लिखते हैं। तो ये मानते हैं कि बाकी जो हैं लेखक बाहरी दबाव के कारण लिख सकते हैं, लेकिन उनके लिखने का जो कारण है, उनके लिखने की जो प्रेरणा है, वो है उनके मन में आए हुए भावों की आंधी। वो जानना चाहते हैं कि उनका मन एक्चुअल क्या सोच रहा है, इसीलिए वो अब सिर्फ लिखकर उनको वो समझना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, मैं क्यों लिखता हूं प्रश्न का लेखक ने क्या उत्तर दिया, पाठ के आधार पर बताइए। लेखक ने क्या उत्तर दिया है ये आपको बताना है पाठ के आधार पर। लेखक अकई जी ने मैं क्यों लिखता हूं के उत्तर में कहा है कि वह अपने मन की विवशता को पहचानते हैं, अतः वह लिखकर उससे मुक्ति पाना चाहते हैं। वह इसलिए भी लिखना चाहते हैं ताकि स्वयं को जान और पहचान सकें। तो एक तो विवशता के लिए, जो अंदर भावों की जो विवशता है उससे मुक्ति पाने के लिए लिख रहे हैं, अपने आप को जानने के लिए लिख रहे हैं, उनके मन में विचारों की जो छटपटाहट बेचैनी है उससे मुक्ति पाने के लिए वे लिखना चाहते हैं। वे यह भी जानते हैं कि कई बार व्यक्ति प्रसिद्धि पाने, धनार्जन और संपादक की विवशता या दबाव के कारण भी लिखता है, पर वे स्वयं को पहचान करके अपने विचारों पर तटस्थ रहकर उसके सबके समक्ष प्रस्तुत व आत्मसंतुष्टि के लिए लिखते हैं कि मेरे जो विचार हैं मैं उसी पर टिका रहूँगा, और मेरे अंदर क्या परेशानी है इस चीज़ पर वो नहीं जानते हैं, इसलिए वो जानना चाहते हैं, और जो भी विचार निकल कर आएगा उसको लिख कर ये बताते हैं कि मैं इसी पर टिका रहूँगा और यही मेरी आत्मसंतुष्टि का कारण है, क्योंकि मेरा विचार मेरे लिए सर्वोपरि है। प्रश्न संख्या 19 है, रचनाकार के लिए अनुभूति के अतिरिक्त बाहरी दबाव भी लिखने के कारण बनते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक पर कौन कौन से दबाव थे। अब क्या होता है, कोई भी लेखक जो लिखता है उसके लिए आंतरिक दबाव तो होते हैं लेकिन बाहरी दबाव भी होते हैं, मगर हमारे जो लेखक हैं उन पर कौन कौन से दबाव थे आपको बताना है। रचनाकार के लिए अनुभूति के अतिरिक्त बाहरी दबाव भी लिखने के कारण। अनुभूति मतलब हम अंदर जो फील कर रहे हैं वो सारी फीलिंग को हम जब व्यक्त करने के लिए लिखते हैं तो ये होता है, और इसके अलावा बाहरी दबाव भी पड़ता है, वो भी हमने बताया। लेकिन हमारे लेखक क्यों लिख रहे हैं। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में लेखक ने मन की भीतरी विवशता से प्रेरित होकर ऐसी अनुभूति जागृत होती है कि वह अभिव्यक्ति के लिए व्याकुल हो जाता है। मतलब अब वो जब हिरोशिमा गए, अब इसको ऐसे समझिए, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो हिरोशिमा जब गए तो वहाँ पे उन्होंने इतना तकलीफ, हॉस्पिटल में जाके लोगों को देखा, फिर पत्थर पे बनी वो आकृति देखी, शहर की तबाही देखी। जब वो सब चीज़ें देखी तो वो इतना ज़्यादा अंदर अब कई सारे भाव आ गए। एक तो दया का भाव आ गया, एक करुणा का भाव आ गया, एक विवशता का भाव आ गया कि मैं इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता, फिर उसके ऊपर क्रोध आ गया उस देश का जिसने यहाँ पर बम गिराया। तो ये बहुत सारे भाव उनके अंदर आ गए। अब ये जो जितने भी भाव, जितनी भी अनुभूतियाँ थीं, इन सभी से वो मुक्ति पाना चाहते थे। अब इस मुक्ति को पाने के लिए हुआ कि उन सभी को मैं अगर लिख दूँ वो तो क्या होगा, मैं उन सभी से छुटकारा पा दूँगा। जैसे होता है ना, हमारे अंदर बहुत तरह का जब खाना हम भर लेते हैं तो हमारा जी कैसे मचलाता है, हमें कुछ खाने की इच्छा नहीं करती, बस करता है बाहर आ जाए। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वोमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक जो रचनाकार होता है वो विचारों की वोमिटिंग करता है, जिसके ज़रिए उसकी एक रचना तैयार होती है कि वह अभिव्यक्ति के लिए व्याकुल हो उठता है। इस आंतरिक विवशता या प्रेरणा के अतिरिक्त बाहरी दबाव भी लिखने का कारण बनता है। हिरोशिमा पर लिखी लेखक की कविता उसके आंतरिक एवं बाह्य दबाव का परिणाम है। तो जो उन्होंने कविता लिखी वो उनका आंतरिक दबाव भी था और बाहरी दबाव भी था।
लेखक ने हिरोशिमा में हुए भीषण नरसंहार की पीड़ा को वहां जाने से पहले अनुभव किया था, लेकिन जापान यात्रा के दौरान उन्होंने उस विनाश लीला के दुष्परिणामों का साक्षात्कार भी किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। यह अभिव्यक्ति उनकी यात्रा के बाद बाह्य दबाव या आंतरिक अनुभूति दोनों के कारण से हुई। अतः आंतरिक अनुभूति के साथ बाह्य दबाव में भी लेखक को लिखने के लिए बाध्य किया। तो सिर्फ ये नहीं था कि उनके अंदर इतनी परेशानी थी इसलिए उन्होंने लिखा, इसके अलावा उन्हें बाहरी दबाव क्या था? बाहरी दबाव ये था कि ये सारी जो चीज़ें हुई हैं इसके बारे में लोगों को बताना है। सबसे बड़ी बात तो ये बताना है। दूसरा, संपादक लोगों का भी ये प्रेशर था कि भाई आपको लिखना है। तो ये आंतरिक दबाव, एक तो उन्होंने जो अंदर फील कर रहे थे वो सारी चीज़ें बाहर निकालनी थी, और दूसरा बाहरी दबाव ये था कि जो कुछ वहाँ घटा है लोगों को उस बारे में बताना है। तो ये दो दबाव थे, इस कारण से उन्होंने इसे लिखा। प्रश्न संख्या 20 है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक ने अपने लिखने का क्या कारण बताया है? तो देखिए क्या है, लेखक अगेई जी ने मैं क्यों लिखता हूं के उत्तर में कहा है कि वह अपने मन की विवशता को पहचानते हैं, अतः वह यह लिखकर उससे मुक्ति पाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि मेरे अंदर क्या विवशता चल रही है, अब वो उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, इसलिए उसे लिख रहे हैं। वह इसलिए भी लिखना चाहते हैं ताकि स्वयं को पहचान सके कि मैं कैसा व्यक्तित्व का व्यक्ति हूँ। किसी की तकलीफ देखकर मुझे तकलीफ होती है या मैं उससे सिर्फ धन कमाने के चक्कर में लिख रहा हूँ, तो इस चीज़ को जानने के लिए भी वो लिख रहे हैं। उनके मन में जो विचार की छटपटाहट व बेचैनी होती है उससे मुक्ति पाने के लिए वे लिखना चाहते हैं। इतने सारे विचार उनके अंदर सब हैं कि वो उससे बस मुक्ति पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, इसलिए वो उसको लिख देते हैं। वे यह भी जानते हैं कि कई बार व्यक्ति प्रसिद्धि पाने, धनार्जन और संपादक की विवशता या दबाव के कारण भी लिखता है, पर वे स्वयं को की पहचान करके अपने विचारों पर तटस्थ रहकर उसे व्यक्त करके आत्मसंतुष्टि पाना चाहते हैं। कारण क्या है कि भाई मेरे अंदर जो विचार हैं मैं उन्हें प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैं इसी पे टिका हुआ हूँ और इसको व्यक्त करके मैं अंदर से बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, इसीलिए मैं लिखता हूँ। तो इस प्रश्न के साथ इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर हमने फटाफट कर लिए। तो देखिए थोड़ा सा ये चैप्टर जो है वो एक लेख के यानी कि एक निबंध के तौर पर है, तो इसको समझने का सबसे पहले चैप्टर जब अच्छे से समझ लोगे तो आ जाएगा। इसमें थोड़े से जो भाव हैं, जो बातें हैं, थोड़ा उलझ के आई हैं, जो सिंपल कहानी के तौर पर नहीं है। तो इनको समझने के लिए पहले आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो क्वेश्चंस आप समझ जाओगे कि मेन लेखक यहाँ कहना क्यों चाह रहा है, क्या चाह रहा है। तो हमने आपको अच्छे से समझा दिया है कि क्या है, और चैप्टर अच्छे से पढ़ के जब ये क्वेश्चंस होंगे तो आप बहुत अच्छे से इनको कर पाओगे। तो इस तरीके से अभी और भी चैप्टर्स हम लेकर आएंगे जिनके हम सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।